हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रांड मैथमेटिक्स में। आज हम रियल नंबर की बात करने आए हैं। तो रियल नंबर का पार्ट 1 वीडियो आप लोगों को मिल गया होगा। उसमें हम शांत अशांत यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर HCF निकालने के लिए सीखे थे। इतनी बातें हम अगले वीडियो में कर लिए थे। तो चलिए, ये पार्ट 2 वीडियो हमारा होगा और इसमें कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो एग्जाम में आते ही आते हैं। चलिए देखते हैं। तो प्रश्न कुछ इस तरीके से हो सकता है एग्जाम में, और यही 2-3 तरीके से आते हैं। आप इसको बस देख लीजिएगा तो माथे में बन जाएगी बातें, और आप एग्जाम में ये बातों को कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, जो भी परेशानी होगी अब दूर हो जाएगा। आप लोग पढ़े लिखे स्टूडेंट हो, आप पढ़ के आए क्लास 10th, तो आप इसको एक बार देख लीजिए ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं होगा। आज 13 हो गया, ठीक 17 फरवरी से आपका एग्जाम है, 17 फरवरी 2022 से, है ना। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इस बार 10th का एग्जाम देने जा रहे हैं। 17 फरवरी 2022 को जिनका एग्जाम है, जिन विद्यार्थियों को, वो इसको देख सकते हैं। देखने में क्या दिक्कत है यार, एक बार देख लोगे कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर हल्का फुल्का इसमें कहीं फंसते हो, अटकते हो, तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए जी, बिना देर करते हैं स्टार्ट। आ जाओ, क्या बोले मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है से लिखा हुआ रहेगा, सिद्ध करें कि, क्या लिखा हुआ रहेगा, सिद्ध करें कि, सिद्ध करें कि, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब √5 की जगह पर √2 भी हो सकता है, √5 की जगह पर √2 भी हो सकता है, हाँ, √7 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है ना। तो इस तरीके से आपको मिलेगा, है ना, एग्जाम में। ये √5 की जगह पर आपको √3 भी इधर लिख देते हैं, √3 भी हो सकता है, √5 तो दे ही दिए हैं, √7 हो सकता है, √2 हो सकता है। तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं, ठीक है। √3 हो सकता है, √7 हो सकता है, √2 हो सकता है, √5 हो सकता है, इस तरीके से दे देगा। यानी कि सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसी बातें अगर करता है, प्रश्न कहता है सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको बनाने का एक बड़ा ही, है ना, अच्छे अंदाजा आप समझिएगा खाली बातों को, फिर कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अगर √5 एक अपरिमेय संख्या ऐसा सिद्ध करने के लिए कहता है, तो आप यहाँ मान लीजिएगा, यानी आप उल्टा मानिएगा। अपरिमेय संख्या तो अपरिमेय संख्या कहिएगा। देखिए हम लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे जी, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। इतनी बातों को लिखना पड़ेगा आपको। √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये बातें आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और आपके बगल में जो है वो भी जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन क्या करें यार, सिद्ध करने के लिए ऐसा आपको मानना पड़ेगा, माना कि √5 एक परिमेय संख्या। क्या मानना पड़ेगा? माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो आप ही बता दो जरा कि जब √5 को आप परिमेय संख्या कह रहे हो, तो ये क्या होगा, p/q के रूप का होगा, p/q के रूप का होगा। नहीं कहते हैं, लिख देते हैं ऐसे ही, है ना, कि √5 एक परिमेय संख्या जब आप मान लिए हो, कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, और ऐसे ही आप हर एक प्रश्न में करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, मान लिए। अगर यहाँ होता √3 तो लिखते माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। अगर यहाँ होता √7 तो मानते माना कि √7 एक परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत नहीं है। यानी मेरा पर्पस ये है कि आप एक क्वेश्चन है, बल्कि ये सब जो है आप सबको कर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इतना करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा यार, है ना। इन्हीं सब में से एग्जाम में आता है। तो आप परिमेय संख्या मान लिए p/q के रूप का, है ना, क्योंकि जब मान लिए √5 एक परिमेय संख्या है, तो √5 क्या होगा, p/q के रूप का होगा। जहाँ ऐसा लिखेंगे, जहाँ p और q, जहाँ p और q कोई पूर्णांक है, क्या है जी, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, तथा
Q नॉट इक्वल टू 0, कि Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है, Q कभी 0 नहीं हो सकता है। चलो मेरे भाई, Q कभी 0 नहीं हो सकता, देखिए बटे में 0 नहीं होगा, बटे में 0 हो जाएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना, मतलब कि अपरिभाषित हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो उसकी बात छोड़िए, खैर कोई दिक्कत नहीं है। P बटे Q के रूप का होता है परिमेय संख्या। चलिए अब यहाँ आपको लिखना पड़ेगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, है ना, कोई भी रहे, √5 रहे, √7 रहे, √2 √3, है ना, कोई भी रहे, इस प्रकार का प्रश्न तो आप ऐसे ही बनाइएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो कर दो वर्ग, क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर बराबर P बटे Q का स्क्वायर। तो करेंगे, स्क्वायर से रूट खत्म होता है, आपके शिक्षक बताए होंगे और आज हम भी बता रहे हैं कि स्क्वायर से रूट खत्म होता है, तो बचेगा यहाँ 5, यहाँ हो जाएगा P स्क्वायर बटे का Q स्क्वायर। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कैंचिया गुना नहीं, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ 5Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। ठीक है, अब एक बात बताइए हमको, और अगर नहीं जानते हैं तो हम समझाते हुए चलेंगे कि हम ये कहेंगे बाबू कि देखिए यहाँ 5Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर है, तो अगर आप लिखिएगा Q स्क्वायर से, अगर होता है ऐसा कि 2x स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर, ऐसा होता, ये 4 का स्क्वायर मतलब क्या 16 है यहाँ, तो अगर लिखेंगे हम x स्क्वायर बराबर, तो बटे में जाएगा कि नहीं, हो जाएगा 4 स्क्वायर बटे का 2 हो जाएगा। यानी मतलब ये है कि अगर हम x स्क्वायर बराबर लिखते हैं, x स्क्वायर बराबर लिखते हैं, तो ये 2 क्या है, बटे में चला जाएगा, यानी कि 2 जो है ये 4 के स्क्वायर को विभाजित करता है। 2 जो है ये ऐसे ही समझिए ना, कि अगर हम लिखेंगे x स्क्वायर बराबर, तो क्या हो जाएगा, ये 2 4 का जो स्क्वायर है उस रूप को कटाता है, यानी ये 16 है ना, उसको कटाता है 2। तो ये बता दें आपको कि 2 ना 4 को विभाजित करेगा। अगर 2 4 के स्क्वायर यानी 16 को कटाता है, तो ये 2 4 को भी विभाजित करेगा। इस कॉन्सेप्ट को लेके यहाँ हम कुछ बातों को लिखेंगे, है ना, लेकिन उससे पहले आप यहाँ समीकरण 1 नाम दे दो। ठीक है, रुकिएगा जरा, चलिए ठीक है, आइए जी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यानी अगर Q स्क्वायर बराबर लिखना पड़े तो ये क्या है, 5P स्क्वायर को विभाजित करेगा। अगर P स्क्वायर है ना, 5Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर है, तो अगर हम लिखेंगे Q स्क्वायर बराबर, तो क्या होगा 5 आएगा बटे में, यानी 5 जो है ठीक है, यानी 5 जो है P स्क्वायर को विभाजित करता है। क्या लिखना पड़ेगा यहाँ कि 5 P स्क्वायर को विभाजित करता है। जैसे यहाँ क्या है, 2 4 के स्क्वायर यानी कि 16 को विभाजित करता है, तो 2 4 को भी विभाजित करेगा। तो वैसे यहाँ लिखेंगे कि 5, अगर Q स्क्वायर बराबर लिखना पड़े तो ये 5 जाएगा बटे में ना, यानी कि 5 P स्क्वायर को विभाजित करता है। तो फिर लिखेंगे 5 P को भी विभाजित करेगा। ठीक, अगर इसको आप समझ गए होंगे तो यहाँ जो लिखेंगे आप समझ जाएंगे। देखिए लिखेंगे यहाँ कि 5 P स्क्वायर को विभाजित करता है, कि 5 जो है P स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 P को भी विभाजित करेगा, बस इतनी बातों को लिखना है आपको। ठीक है, हो जाएगा, यहां तक क्लियर है? कुछ नहीं, दोनों तरफ वर्ग किए, वर्ग करने के बाद इस रूप में प्राप्त हुआ हमें, तो हम यहाँ ये समझा रहे हैं कि 5 P स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी हो जाएगा P स्क्वायर बटे 5 हो जाएगा। अगर Q स्क्वायर लिखना चाहें तो मतलब क्या है, 5 P स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 इस P को भी विभाजित करेगा। उसको समझाने के लिए हम यहाँ कुछ बातों को लिखे हैं कि 2 जो है 4 के स्क्वायर, अर्थात इसको हल करेंगे तो 16 आ रहा है। अगर 4 इस 16 को कटाता है, तो 2 16 को कटाता है, ये 2 4 को भी विभाजित करेगा। उन्हीं बातों को हम यहाँ रिपीट किए, है ना, यानी कैसे ही बातें यहाँ की है कि 5 P स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 P को भी विभाजित करेगा। क्लियर यहाँ तक?
चलिए अब एक बात और समझना होगा आपको, इतना कर लीजिएगा। देखिए एक ही बार करिए, मतलब एक ही बार आपको समझना है और एग्जाम में बस एकदम लिख के चले आना है। आपको नंबर फुल मिलेगा, अगर 2 नंबर का तो 2 नंबर, अगर 3 नंबर का एग्जाम में आते हैं तो आपको 3 नंबर दी जाएगी। चलिए भैया अब यहाँ मान लेते हैं हम, यहाँ फिर आपको मानना पड़ेगा। क्या मानिएगा, देखिएगा पुनः माना कि, पुनः माना कि यहाँ क्या दिख रहा है आपको 5q, सॉरी यहाँ p लिखना पड़ेगा जी, है ना, सॉरी है ना। 5p² को विभाजित करता है तो 5p को भी विभाजित करेगा। हाँ 5p² को विभाजित करता है तो 5p को भी विभाजित करेगा, ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक ना, मिस्टेक हुआ था यार। चलिए तो यहाँ 5p को भी विभाजित करेगा, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आइए लेकिन पुनः माना कि, यहाँ क्या दिख रहा है आपको 5p दिख रहा है ना, तो आप लिखिए पुनः माना कि p बराबर 5k। क्या लिखेंगे, p बराबर 5k, p बराबर 5k। अगर यहाँ होता 2 तो लिखते p बराबर 2k, अगर यहाँ होता 3 तो लिखते क्या 3k, अगर 4 होता तो 4k, यानी कि जो अंक रहेंगे लिख करके k कर देंगे, कोई दिक्कत। यहाँ लिखिएगा थोड़ा सा, जहां k कोई नियतांक है, नियतांक है, बस ऐसा ही लगा दिया गया है, कोई दिक्कत, k को लगा दिया गया। चलिए आइए दोनों तरफ वर्ग करने पर फिर लिखेंगे बात को, दोनों तरफ, जैसे यहाँ मानने के बाद क्या लिखते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, इसलिए लिखेंगे पुनः माना कि, मान लिए यहाँ p, यहाँ 5 है तो 5k, अगर 7 होता तो 7k, बता रहे हैं ना, इस तरीके से लिख करके आप लिखिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। तो आप तो होशियार, क्या सियार नहीं होशियार। अब आप वर्ग कर लेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो भाई मेरे वर्ग करना आपको आता है, आप वर्ग कर लेंगे, यहाँ p का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 5k का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा p² बराबर 25k², 5 का स्क्वायर 25 और k², क्लियर। अब आप बताइए, देखिए समीकरण 1 को गौर से, समीकरण 1 में क्या किए, p² बराबर 5q², यानी p² के स्थान पर आप 5q² लगा सकते हो, तो p² के स्थान पर क्या लगा दीजिए आप यहाँ 5q² बराबर 25k², 25k²। तो ये p² के स्थान पर 5q² कहाँ से किए, तो समीकरण 1 से, यहाँ दिया हुआ p² बराबर 5q², यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण 1 से, कहाँ से, समीकरण 1 से, कहाँ से जी, समीकरण 1 से, कि ये हम p² के स्थान पर 5q² कहाँ से लगाए, p² के स्थान पर 5q² कहाँ से लगाए, तो समीकरण 1 से किए, कहाँ से किए, समीकरण 1 से, कि समीकरण 1 में लिखा हुआ है p² बराबर 5q², यानी p² के स्थान पर आप 5q² लगा सकते हो। चलिए इतनी बात साफ है। चलिए यहाँ से कटा लीजिए, जानते हैं कटाना आप, 5 5 25, यहाँ जगह q² बराबर 5k², कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम इन बातों को इधर ही लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं, आप समझिएगा। ये कुछ इस तरीके से, तो यह क्या है, q² बराबर 5k², q² बराबर 5k², q² बराबर 5k², ठीक है। तो अगर हम लिखें यहाँ k² बराबर केवल, तो क्या जाएगा 5 हो जाएगा बटे में, जैसे हम यहाँ समझ रहे थे कि q² बराबर लिखेंगे तो क्या जाएगा 5 आएगा बटे में, यानी 5 जो है p² को विभाजित करता है, तो वैसे ही अगर हम यहाँ लिखेंगे k² बराबर, तो 5 आएगा बटे में, यानी 5 जो है q² को विभाजित करता है। हाँ जैसे आप यहाँ समझे थे ना इन बातों को, हाँ तो वैसे ही यहाँ दिमाग लगाना है कि अगर लिखा जाए k² बराबर, तो ये 5 चला जाएगा बटे में, यानी कि q² को 5 विभाजित करता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे कि 5 जो है q² को विभाजित करता है, विभाजित करता है, तो 5q को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, साफ है।
यानी कि यदि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 जो है इस क्यू को भी विभाजित करेगा। इतना क्लियर है? चलिए, इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, हो गया जो करना था। क्लियर? देखिए अब हुआ क्या कि सिद्ध करना था √5 को कि अपरिमेय संख्या, तो हमने मान लिया उल्टा परिमेय संख्या, यानी √5 को परिमेय संख्या बनाने का कोशिश किया, लेकिन परिमेय संख्या के रूल का उल्लंघन कर दिया। यहाँ कौन? तब 5। यहाँ 5 जो है, यहाँ भी 5 5 और यहाँ भी 5 5, ये 5 पी स्क्वायर को और पी को, और यहाँ 5 जो है क्यू स्क्वायर और क्यू को विभाजित करता है, तो ये परिमेय संख्या के रूल नियम का उल्लंघन करता है। तो उसको आपको नहीं समझना है, कोई दिक्कत नहीं, आप बस ऐसा ही काम करिए, कोई दिक्कत नहीं। यदि आपको आता है इतना करने के लिए तो आप एकदम आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। हर स्टेप को ध्यान से देखो, फिर यहाँ कुछ बातों को लिखना पड़ेगा आपको, बस हो गया। मान लेंगे अतः मेरा मानना गलत है, मेरा मानना गलत है कि हमने जो यहाँ मान रखा है कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, ये मानना गलत है। या लिख देंगे मेरा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यानी कि अतः मेरा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, कि हमने जो यहाँ मान रखा है कि √5 एक परिमेय संख्या है, वो गलत है ना? परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। हो गया? इतना करिए आप और 2 नंबर लेके आइए एग्जाम हॉल से, ठीक है? चलिए, तो ऐसे ही प्रश्न आएंगे इन, है ना, √3 √7 √2 √5 इस तरीके से आता है जी, तो आप कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको मिटाते हैं और तरीका थोड़ा चेंज करते हैं। चेंज क्या करना है बताते हैं, मिटाते हैं। चलिए रुकिएगा जरा, चलिए आपको लिखना नहीं है, बस आप देख के जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप तो जानते ही हो, है ना, सब पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, सब पढ़ के आए हैं। आप बस इसको रिवाइज कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, फिर आप समझ जाएंगे। अब देखिए क्या होता है, कदा सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कभी कभी क्या होता है, यहाँ कोई अंक दे देता है, कोई भी अंक दे देता है, कुछ भी लगा दे, 2 4 5 6 7 8 9 कुछ भी लगा दे यहाँ पर, तो कैसे बनाएंगे? तो एकदम डिट्टो ऐसे ही बनाना है। अगर यहाँ कोई अंक मिलता है आपको तो डिट्टो ऐसे ही बनाना है, जैसे अभी बनाए थे ठीक उसी तरीके से। अगर मान लो यहाँ कोई अंक बैठा दें, जैसे यहाँ करते हैं 2, यानी सिद्ध करें कि 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ 2 के स्थान पर 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। तो इस 2 के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, कोई भी अंक रहे, कोई दिक्कत नहीं है, बनाने का तरीका सेम होगा। यहाँ करेंगे, फिर वैसे ही माना कि 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जब आप 2√5 को मान लिए तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2√5 बराबर p/q। क्या हो जाएगा? p/q। ठीक है, जब आप 2√5 को परिमेय संख्या माने तो p/q के रूप का होगा ना जी। चलिए, जहां p और q कोई पूर्णांक है तथा q जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, ऐसा आपको मानना पड़ेगा। तो अगले ही प्रश्न में हम ऐसे ही कर रहे थे। फिर लिखिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। देखो यार, बिना मेहनत के कुछ नहीं है, आप एकदम आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको परेशानी होने वाली नहीं है ना, आप समझ पाएंगे चीजों को। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो करिए वर्ग 2√5 का स्क्वायर
और यहाँ p बटे क्यू का स्क्वायर। तो करेंगे स्क्वायर तो यहाँ 4 और स्क्वायर से रूट खत्म तो 5 निकल गया। यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर बटे का क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। हो जाएगा 4 5 20 पी स्क्वायर बटे का क्यू स्क्वायर। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए तो क्या लिखेंगे यहाँ 20 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, बटे में तो 1 है, करेंगे तिरछी गुना क्या होगा 20 क्यू स्क्वायर बटे बराबर पी स्क्वायर। ठीक है, इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे, समीकरण 1 नाम दे देंगे। आप यदि हमारा पहला क्वेश्चन जो कर रहे थे अगर आप उसको देखे होंगे ध्यान से तो ऐसे ही कर रहे थे ना, यहाँ पर हम समीकरण 1 नाम दे रहे थे। आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया ना। चलिए तो हो गया ये 20 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, समीकरण 1 नाम दे देंगे। अब आप बताइए कि अगर हमको लिखना पड़े क्यू स्क्वायर बराबर, ये जाएगा 20 क्या है बटे में चला जाएगा, यानी 20 जो है पी स्क्वायर को विभाजित करता है, ऐसा लिखना पड़ेगा। तो 20 इस p को भी विभाजित करेगा। तो लिखेंगे यहाँ 20 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। क्या करता है? विभाजित करता है। तो 20 p को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, ऐसा ही करना है कि 20 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 20 p को भी विभाजित करेगा। इतना लिखने के बाद आपको यहाँ थोड़ा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। यहाँ लिखना पड़ेगा एक बातों को कि पुनः पुनः माना कि, पुनः माना कि, ऐसा है ना, पुनः माना कि, पुनः माना कि। क्या मानिएगा? तो यहाँ पर देख रहे हैं 20p, बस यहाँ दिख गया, इससे काम हो जाएगा। माना कि p बराबर 20k। आपको पहले वीडियो में बता रखे हैं कि यहाँ p है तो p को रख लो, और यहाँ कोई अंक है तो 16k कर लेना। हाँ, यहाँ 2 3 4 5 कुछ भी रहे, अगर 5 होता तो 5 के रखते, 10 है तो 10 के, 20 है तो 20 के, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, जहाँ k कोई नियतांक है, के कोई नियतांक है, जहाँ के कोई नियतांक है। क्लियर? फिर आप मान लियो तो दोनों तरफ वर्ग करो, फिर यहाँ कर दीजिएगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ आधा रहा होगा, आपको याद आ रहा है ना, पहला वीडियो में ऐसे किए थे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर थोड़ा थोड़ा अपना भी हाथ पैर मारा करो यार, है ना। क्लास 10th का स्टूडेंट हो, कुछ अपना भी सेंस लगाया करो, फिर बातें बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, हम तो लत लगा ही देंगे मैथ पढ़ने का, खैर कोई दिक्कत नहीं। आइए अभी बात करते हैं टॉपिक पर। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे बाबू, जगह यहाँ पी स्क्वायर बराबर जगह 20k का स्क्वायर। दोनों तरफ लिखे हो वर्ग करना, दोनों तरफ करिएगा ना, इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर 400, यहाँ हो गया k स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए बात समझिएगा। हमको हमेशा डर लगता रहता है कि मेरा वीडियो ना कट जाए, क्योंकि बहुत परेशानी होती है जी बनाने में। आप समझिए जरा ध्यान से। पी स्क्वायर बराबर 400k स्क्वायर, यही है पी स्क्वायर बराबर 400k स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करिए, ये पी स्क्वायर बराबर, आप समीकरण 1 को देखिए, पी स्क्वायर और कितना है 20q स्क्वायर। तो आप इसको यहाँ लगा दीजिए 20q स्क्वायर, 20q स्क्वायर, और बराबर के बाद जो तो इसी रह जाएगा 400k स्क्वायर। देखिए हम क्या कर दिए हैं 20q स्क्वायर, और यहाँ देख रहे हैं कि समीकरण देखें तो पी स्क्वायर बराबर 20q स्क्वायर है, तो आप पी स्क्वायर का स्थान पर 20q स्क्वायर लगा सकते हैं। तो वही हम लगा दिए। इस बात को आप इधर चाहें तो लिख भी सकते हैं समीकरण 1 से। कहाँ से ऐसा किए? समीकरण 1 से कि ये पी स्क्वायर के स्थान पर हम 20q स्क्वायर कहाँ से लगाए? तो समीकरण 1 से लगा दिए। सॉरी, यहाँ से कटाइएगा तो 20 बार में कट जाते हैं। क्या हो जाएगा q स्क्वायर बराबर 20k स्क्वायर, 20k स्क्वायर। क्लियर है? चलिए अब आप वही सेंस लगाइए, समीकरण थे यहाँ पर कि 20p स्क्वायर को विभाजित करता है तो 20p को भी विभाजित करेगा। तो वैसे यहाँ क्या होगा, अगर हम k स्क्वायर लिखना चाहें तो 20 जाएगा इसके बटे में, यानी 20q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 20q को भी विभाजित करेगा, है ना।
20q² को विभाजित करता है तो ये 20q को भी विभाजित करेगा। इस बात को लिखेंगे जैसा कि हमने यहाँ किया था, है ना। 20p² को विभाजित करता है तो 20p को भी विभाजित करेगा। बस वही दिमाग आपको यहाँ लगाना है, यानी बहुत सारी बातें मिलता जुलता दिखाई देगा, बस आप एक बार कर लो फिर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखेगा 20q² को विभाजित करता है, विभाजित करता है तो 20q को भी विभाजित करेगा। आगे समझ में, बस इतना करना है और फिर वही बातों को लिखना। अतः मेरा मानना गलत है कि 2√5 एक परिमेय संख्या है जबकि 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। या फिर ऐसे भी, हाँ वही बातों को लिखना। अतः मेरा मानना गलत है कि, अतः मेरा मानना गलत है, अतः मेरा मानना गलत है कि 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः मेरा मानना गलत है कि 2√5 एक परिमेय संख्या है, कि हमने जो मान रखा है ये मान लिए हैं कि 2√5 एक परिमेय संख्या है, वो बातें गलत है। अतः मेरा मानना गलत है कि 2√5 एक परिमेय संख्या है जबकि 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है जी? अपरिमेय संख्या है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए ठीक है। तो यानी कि जैसे हम अभी फर्स्ट क्वेश्चन किए थे, ठीक सेकंड भी आपका वैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगर कोई अंक मिले तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो, एकदम कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए अब तो यही दो तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तीसरा तरीका भी है ना, कभी कभी उस तरीके से भी देता है तो वो और भी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्यादातर ऐसे ही देता है क्वेश्चन, या तो इस तरीके से देगा या तो फिर सिंगल √2, √7, √3, √5 एक अपरिमेय संख्या, इस तरीके से अलग अलग करके, या फिर इस तरीके से √5 के आगे कोई अंक लगा देगा, √3 के आगे कोई अंक, या √7 के आगे कोई अंक दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस तरीके से प्रश्न को कर लेंगे। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन जो होगा तीसरा क्वेश्चन जो होगा वो कुछ इस तरीके से रहता है। कभी कभी क्या कर देगा, लिख देगा इस तरीके से, सिद्ध करें कि 2 + √5, या यहाँ √5 के स्थान पर √3 भी दे सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ √3 के स्थान पर 2 + √3, या यहाँ कोई भी अंक रख सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, है ना। यहाँ पर ये आपका रूट वाला है, या तो √3, √5, √7, √2 या √5 कुछ रह सकता है। ये यहाँ पर मान लो इस तरीके से रहे, है ना, 2 + √7, 2 + √7। सिद्ध करें कि, इसको मिटा देते हैं, ऐसा रहे लिखा हुआ 2 + √7, 2 + √7। सिद्ध करें कि 2 + √7 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा क्वेश्चन हो कि सिद्ध करें कि 2 + √7 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा क्वेश्चन रहे। अब देखिए ये प्लस के स्थान पर माइनस भी हो सकता है, ये प्लस के स्थान पर माइनस भी हो सकता है, और ये अंक बदल भी सकते हैं, ये अंक बदलता रहता है। और ये भी रह सकता है, कभी √2 रहेगा, कभी √3 रहेगा, कभी √7 रहेगा, √5 रहेगा। तो आपको पता है, यानी यहाँ अपरिमेय संख्या रहेगा, यहाँ परिमेय संख्या, यानी कोई अंक रहेगा, और यहाँ प्लस माइनस हो सकता है। चलिए यानी ऐसा प्रश्न रहे तो कैसे बनाएंगे, तो फिर वैसे ही करेंगे। माना कि कुछ बातें सेम होगा, माना कि, और यही 3 तरीके से हम आपको जो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन जो अभी बताने जा रहे हैं, बस यही 3 क्वेश्चन को आप सही तरीके से कर लेते हो, यही 3 तरीके को हैंडल कर लेते हो, तो इन तीनों में से कोई ना कोई आपका फंस जाएगा। और एग्जाम में आता ही आता है ऐसा क्वेश्चन, आप करके आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर जिस तरीके से हम बता रहे हैं, अगर ऐसा करके आते हो ना यार, तो एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर जो मार्क्स हैं आपको मिलेगा ही मिलेगा, और फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक। तो लिखेंगे माना कि 2 + √7 एक परिमेय संख्या, क्या मान लेंगे,
परिमेय संख्या है। जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन में माने थे, वैसे तीसरा में मान लेंगे कि 2 + √7 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो जब आप 2 + √7 को परिमेय संख्या मान लिए तो क्या होगा? P/Q के रूप का होना चाहिए। और जहां क्या लिखेंगे यहाँ, जहां P और Q कोई पूर्णांक है, क्या है? पूर्णांक है तथा Q ≠ = 0 ऐसा मान लेंगे। जहां P और Q कोई पूर्णांक है तथा Q को है ना Q ≠ 0। इतनी बातें साफ है, आप जानते भी हैं यहाँ तक। चलिए अब फिर करें क्या? दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या लिखेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करने पर? वर्ग करने पर करिए। वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ? 2 + √7 का स्क्वायर बराबर P/Q का स्क्वायर। ठीक है, देखिए तो आप क्वेश्चन पढ़े होंगे A + B के होल स्क्वायर, है ना? यहाँ आ गया 2 + √7 का होल स्क्वायर। यदि आप फॉर्मूला जानते होंगे अलजेब्रा का तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो हम यहाँ लिख देते हैं A + B का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है A² + B² प्लस का 2AB। अब देखिए अगर यहाँ माइनस होता तो A - B के होल स्क्वायर पड़ जाता, A² + B² माइनस का 2AB। यानी कि यदि यहाँ प्लस है तो वो A + B के होल स्क्वायर पर आपको लेके जाएगा, और अगर यहाँ माइनस हो तो आपको A - B के होल स्क्वायर पर ये टूटेगा, है ना? तो आप ध्यान रखिएगा, और ये फॉर्मूला वगैरह आना ही चाहिए, है ना? बच्चा जानता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास 7-8 से स्टार्ट हो जाता है, तो आप तो जानते ही होंगे। चलिए आइए, तो A + B के होल स्क्वायर पर टूटेगा तो कैसे तोड़ेंगे? A², ये ना होता है A² + B² प्लस 2AB। तो तोड़िए A² यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस B², थोड़ा और इधर से लिखते हैं A² यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस B² तो √7 का स्क्वायर प्लस 2AB, 2 × 2 × B बराबर, इसको रहने दीजिए आप, P/Q का स्क्वायर। यहाँ करिए भाई, जगह यहाँ 4 स्क्वायर से रूट चला गया तो 7 हो गया, 2 दूनी 4, रूट कितना हो गया? 7 बराबर हो गया P/Q का स्क्वायर। इसको ऐसे ही रहने दीजिए। आप 7 करेंगे कितना हो जाएगा? 11 + 4 √7 बराबर क्या हो गया? P/Q का स्क्वायर। Q का स्क्वायर। सुनिए, हम पूछे आपसे कि 11 क्या है, तो आप कहिएगा परिमेय संख्या है। क्योंकि आप जानते हो कि पूर्णांक संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। पूर्णांक संख्या जो माइनस में भी होता है, -1 -2 -3 -4, है ना, अनंत तक। 0 भी परिमेय संख्या है। आप प्लस की तरफ बढ़ जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 ये सब भी क्या है? परिमेय संख्या। यानी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होता है। जानते हैं ना आप कि पूर्णांक संख्या जो होता है वो परिमेय संख्या होता है। चलता कैसे है? 0 1 2 3 ऐसे चलता है, फिर ये -1 -2 -3 इस तरीके से, यानी कि पूर्णांक संख्या। यही लंबी सीरीज जो होता है पूर्णांक संख्या का होता है। और इस पूर्णांक संख्या के सीरीज में जो भी अंक आते हैं सबके सब क्या कहलाते हैं? परिमेय संख्या कहलाते हैं। तो यानी कि यहाँ से हम श्योर हैं कि आगे चलने के बाद क्या मिलेगा? 11 मिलेगा ना। तो 11 क्या हो गया? परिमेय संख्या। ये क्या है जी? परिमेय है। 11 परिमेय संख्या। अच्छा, हम √4 की बात करें तो ये क्या है? परिमेय संख्या। और √7 की बात करें तो आप जानते हैं कि अपरिमेय संख्या, क्योंकि √7 क्या है? पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। तो आइए यहाँ देख लिए कि 4 परिमेय संख्या, √7 क्या? अपरिमेय संख्या। तो एक बात और भी जान लीजिए कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल भी क्या होता है? अपरिमेय संख्या ही होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल भी क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। क्लियर है? ठीक, इतनी बातें साफ है। और जानिए आप कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, तो सब मिला के देखा गया कि 11 क्या है? परिमेय संख्या, और 4√7 जो है यानी कि 4√7 जो है ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल यानी कि जोड़ रहा है ना, या अंतर रहे, तो एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का योगफल रहे चाहे अंतर रहे, यहाँ प्लस रहे चाहे माइनस रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर भी होता है अपरिमेय संख्या। इधर क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यानी हम LHS की बात करें तो ये क्या है? अपरिमेय है।
ये परिमेय है 11, 4√7 अपरिमेय है। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर अपरिमेय संख्या होता है। तो हमने एलएचएस में क्या देख लिया कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इधर क्या है हमारा p/q का होल स्क्वायर। तो p/q क्या है, परिमेय संख्या है। p/q क्या है, परिमेय संख्या। तो आप परिमेय संख्या का वर्ग भी करेंगे तो वो भी क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का वर्ग भी परिमेय संख्या। जैसे मान लो 1/4 हमारे पास है, ये परिमेय संख्या है क्योंकि p/q के रूप का है। p/q का रूप का है ना जी। आप दोनों को वर्ग करेंगे, हाँ, तो वर्ग करने के बाद क्या हो जाएगा, इसको वर्ग करेंगे तो आप 1/16 हो जाएगा। 1/16 भी क्या है, मतलब कि 1/16 भी क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। यानी परिमेय संख्या का वर्ग भी क्या होता है, परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या है p/q, इसका वर्ग करेंगे तो परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या। तो आप ही बताइए कि कभी परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बराबर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। अगर परिमेय संख्या ही अपरिमेय संख्या है तो दोनों का नाम क्यों अलग अलग पड़ा, यानी दोनों दो है। यानी कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। यानी आप एलएचएस में देख रहे हो है ना, 11 + 4√7 यहाँ क्या है, अपरिमेय संख्या, और p/q का होल स्क्वायर जो है क्या है, परिमेय संख्या। तो कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, कभी भी बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो रूट को कटा दिया ना, हमने मान लिया था इसको परिमेय संख्या, लेकिन ये तो है अपरिमेय संख्या निकला। क्या निकला, अपरिमेय संख्या। यानी कि यही क्या हो गया, खत्म हो गया। तो क्या लिखेंगे, वही बात को लिखेंगे, अतः मेरा मानना गलत है, अतः मेरा मानना गलत है, अतः मेरा मानना गलत है कि 2 + √7 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या। कि हमने जो ऐसा माना था कि 2 + √7 एक परिमेय संख्या है, वो बातें गलत है। अतः मेरा मानना गलत है कि 2 + √7 एक परिमेय संख्या है, ये बातें गलत है। तो सही क्या है, तो लिखेंगे जब माना हुआ बात गलत हो गया कि परिमेय संख्या है, ऐसा मान रहे तो गलत है, तो अपरिमेय ही होगा ना। तो लिखेंगे जबकि 2 + √7 एक अपरिमेय संख्या। क्या है बाबू, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। चलिए, तो यही 3 तरीके से एग्जाम में आता है, या तो सिंगल सिंगल रहे, √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करें, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करें, तो आप कर लीजिएगा। या √5 √7 क्या है, कोई अंक वगैरह भी रहे तो आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ये 3 तरीके हम बताएं, इन्हीं तीनों तरीके में से एक ठो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आप आराम से सही तरीके से बनाते हो तो आपको फुल मार्क्स इसमें दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कटौती एकदम नहीं होगा यदि आप मेरे बताए अनुसार क्वेश्चन आप करके आते हो तब, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।